Starting with the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. I am Faiza Liaquat. I am representative of Student Care and Counseling Department, Head Office, Lahore. अगर हम अपने बेटे आज यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं? सारे FSC स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर? ओनली सेकेंड ईयर, ठीक हो गया जी। अगर हम स्टार्ट करते हैं जी, बेसिकली आपके साथ आज इंटरेक्शन का मकसद ये था कि आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की जाएं जो कि आपको आपकी FSC में हेल्प आउट करेंगी मज़ीद आगे, और इसके साथ साथ आपके जो है वो कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में आपको हेल्प आउट करेंगी कि आप लोगों ने आगे मज़ीद किस तरह से मूव करना है, कौन सी चीज़ें आपने आगे जो है वो अपने कैरियर के लिए बेहतर ऑप्शंस कैसे चूज़ करने हैं। लेकिन वो चूज़ करने से पहले बेटे अगर हम बात करते हैं अभी आपका FSC के पीरियड की, करंट स्टेज की, तो ये तमाम बच्चों के लिए, FSC के स्टूडेंट्स के लिए एक डिसीजन मेकिंग स्टेज है। डिसीजन मेकिंग स्टेज ये किस तरह से है आपकी? डिसीजन मेकिंग स्टेज बेटे इस तरह से है कि आप लोगों का ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें आप अपने लिए वो वाले ऑप्शंस को चूज़ करना है जो आपकी आगे होल लाइफ के लिए वो आपको प्रोफेशनल फील्ड्स में सक्सेसफुल भी करेंगे, और वो आपको अगर एक फ़ैसला यहाँ पे आप अपना गलत कर लेते हैं तो वो आपको आपकी होल लाइफ में उसका कह लें कि पछतावा रह जाता है समटाइम कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने यहाँ एक गलत डिसीजन ले लिया अपना, या एक गलत चीज़ जो है वो चूज़ कर ली। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो बेटे ये वाला लेवल जो है बड़ा क्रूशियल है आप लोगों का। तो आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग जितनी आपकी प्रिपरेशंस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही ज़्यादा आप लोग जो है वो अपने बेहतर अपॉर्चुनिटीज़, बेहतर इंस्टीट्यूशंस और बेहतर फील्ड्स को चूज़ करेंगे। अगर हम फॉर्मली अपने लेक्चर का आगाज़ करें तो बेटे आपका हम डिस्कस ये करेंगे इसके अंदर कि आप लोग अपना जो है वो एग्ज़ाम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे उसके लिए, और जो आप लोग अपनी प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, वो क्या है। क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी प्रिपरेशंस करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशंस होंगी। क्योंकि आपने जैसे देखा होगा जितनी अच्छी चीज़ हमें, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन की, पेपर अटेम्प्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो जितना अच्छा, सबसे पहले अगर एग्जांपल इसकी ले हम खाने की, अगर आपको भूख लगी, कुछ आपकी प्रेजेंटेशन खाने की आपको देखकर समटाइम लोगों को ज़्यादा भूख लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। इसी तरह से बेटे आपके पेपर्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो आपका जो एग्जामिनर है वो सबसे पहले आपका पेपर देखता है कि ये पेपर है कैसा, बच्चे ने इसको अटैम्प्ट किस तरह से किया है, बच्चे ने इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से की है, तो उसका चेक करने को भी दिल कर रहा होता है कि हाँ इस बच्चे ने वाकई कोई मेहनत की है। तो अगर हम बात करते हैं बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इंस्पायर द एग्ज़ामिनर। आप पेपर में अपने एग्ज़ामिनर को किस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। ये एक तरह से आपके एग्ज़ामिनर के साथ टू वे कम्युनिकेशन होती है। टू वे कम्युनिकेशन किस तरह से है बेटे कि आप अपने एग्ज़ामिनर को बता रहे होते हैं कि अपने पेपर के थ्रू कि आप कौन हैं, आप क्या हैं, क्योंकि वो नहीं जानता आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपने कहाँ से आए हैं, आपने क्या आपकी नेचर है, आपकी जो होल पर्सनालिटी उसके सामने जा रही होती है, आपकी एम्बिशियस लेवल जो आप उसके सामने जा रहा होता है, आपके जो एम्स उसके सामने जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपके पेपर की फॉर्म में आपके एग्ज़ामिनर के सामने जा रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो आपका जितना अच्छा आप अपने एग्ज़ामिनर के साथ कम्युनिकेट करते हैं उतना ही अच्छा आपका एग्ज़ामिनर जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये इस तरह से आपकी उसके साथ टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं एक एवरेज स्टूडेंट की, कि एक एवरेज स्टूडेंट या एक आम स्टूडेंट जो है समझता है कि मैं अगर पेपर करके आ रहा हूँ तो मेरा जो पेपर है वो मेरे, अगर मैं उसमें से 80 में से 55 मार्क्स ले रहा हूँ, 60 मार्क्स ले रहा हूँ, तो इट्स नॉट फॉर मी, या ये काफ़ी होंगे उस लेवल को पार करने के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं अपने बेस्ट पेपर की कि आपका बेस्ट पेपर कौन सा है, तो आपका बेस्ट पेपर वो है जिसमें आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गेन करते हैं। ठीक है, आपका बेस्ट पेपर वो कंसीडर किया जाता है, ना कि आपका बेस्ट पेपर वो जिसमें आप अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं अगर 60 मार्क्स ले रहा हूँ या मैं 55 मार्क्स भी अगर ले रहा हूँ तो इट्स इनफ होगा।
और अगर हम बेस्ट पेपर बनता कैसे है बेटे, सबसे पहली चीज़ बेस्ट पेपर आपका तब बनता है जब आप उसमें दो चीज़ें फॉलो करते हैं। फर्स्ट थिंग ऑथेंटिक मटेरियल एंड सेकंड वन अटेम्पटेशन एंड प्रेजेंटेशन या फिर इम्प्रेशन उसका। ऑथेंटिक मटेरियल बेटे क्या होता है, हम सबसे पहले बात करते हैं, हम फोकस करते हैं कि बेटे अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें। सबसे पहली चीज़ आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, आप कितनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चीज़ों को याद कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अब ये नहीं है क्राइमिंग करना, अक्सर बच्चे क्राइमिंग को जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ रहे होते हैं। क्राइमिंग क्या कि आप लोगों ने एक चीज़ को बस अच्छे से रट्टा लगाया हुआ है और आप कह रहे हो कि ये मुझे बड़ा अच्छा याद है और मुझे भूलता नहीं है, लेकिन उसमें और आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बड़ा फ़र्क है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी तब होती है जब आप किसी चीज़ के, किसी कॉन्सेप्ट के बेस में जाते हैं, उसके लाइन से लेकर डेफिनेशन से लेकर उसका क्या और फिर उसका क्यों क्लियर करते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे और क्यों हुई, इसके होने की लॉजिक क्या थी, इस कॉन्सेप्ट को बनाया कैसे गया है और उसकी विद एग्जाम्पल क्या है। जब आप अपनी ये तमाम तर किसी चीज़ के बारे में चीज़ें क्लियर करते हैं तब आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बनती है। वैसे तो कहा जाता है कि क्यों से लड़ाई होती है, क्यों का सवाल कभी होता नहीं है अक्सर, लेकिन ये है कि जब आप अपना क्यों ही वो चीज़ होती है, जब आप अपनी लॉजिक्स को क्लैरिटी देते हैं तो वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की तरफ जाती हैं। मेरी बातें समझ भी आ रही हैं आप लोगों को। और दूसरी चीज़ आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग। अब यहाँ पे बच्चों के साथ मैं हमेशा कहती होती हूँ कि ये ज़्यादती है कि समटाइम बच्चे कहते हैं कि आप लोग ही हमें कह रहे होते हैं जी कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करें, लेकिन उसी के साथ ही आप लोग ये भी कह रहे हैं कि एग्जैक्ट वर्डिंग भी लिखें पेपर में। अब एग्जैक्ट वर्डिंग क्यों लिखनी है बेटे, आपका जो एग्जामिनर है जब वो आपका पेपर चेक कर रहा है बैठा हुआ, तो उसके पास एक ऑथेंटिक चीज़ होती है जिसके थ्रू वो हज़ारों बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके पास, और वो ऑथेंटिक चीज़ क्या है, उसके पास आपकी पीटीबी बुक्स, उसके ऊपर एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है जिसके थ्रू उन्होंने एक ऑथेंटिक प्लेस से आपकी एक ऑथेंटिक चीज़ चेक करनी है और आपकी मार्किंग करनी है। तो डेफिनेशंस जब भी आप कोड करें, जब भी आप किसी भी पेपर की डेफिनेशंस लिखें, वो हमेशा आपकी एग्जैक्ट वर्डिंग में होनी चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। और ये आपका ऑथेंटिक मटेरियल है। और प्लस आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आप कहाँ यूज़ करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो है आपकी अटेम्प्ट एंड इम्प्रेशन। अटेम्प्ट एंड इम्प्रेशन क्या है बेटे, ये आपका नीट और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगर हम अटेम्प्ट की बात करते हैं तो बेटे अटेम्प्ट वो चीज़ है, आपका पेपर जो है वो कंसीडर करता है तीन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ आपका एमसीक्यू पोर्शन, दूसरी चीज़ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और तीसरी चीज़ आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। अब ये जब हम तीनों चीज़ों की बात करते हैं, ये आपकी अटेम्पटेशन होती है तकरीबन हर पेपर के अंदर, लैंग्वेजेस के पेपर को निकाल के, उर्दू और इंग्लिश और मैथ्स के पेपर्स को निकाल के आपके बाकी तमाम पेपर्स का जो है अटेम्पटेशन का मेथड वो यही होता है। ऐसे ही है ना? अच्छा जी, तो उसमें जो है आपका सबसे पहले एमसीक्यू पोर्शन आता है। बच्चा क्या करता है, सबसे ज़्यादा बेटे जो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जैसे अभी हमने बात की, वो आपकी यूज़ होती है आपके एमसीक्यू पोर्शन के अंदर, क्योंकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आपकी वो चल जाती है। क्राइमिंग बेस बच्चों की बड़ी अच्छी होती है, मेमोराइजिंग बड़ा अच्छा होता है बच्चों का, और रटा सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है कुछ बच्चों का, तो वो बच्चे जो है वो कर लेते हैं कवर। लेकिन बच्चा फंसता कहाँ पे जाके है, एमसीक्यूज़ पे। एमसीक्यूज़ पे बच्चा तब फंसता है जब उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, उसको जब चीज़ें घुमा के पूछी जाती हैं तो वहाँ पे बच्चा फेल हो जाता है, और बच्चा वहाँ पे क्लेम कर रहा होता है कि ये पता नहीं हमें कहाँ से इन्होंने दे दिया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले एमसीक्यू पोर्शन के लिए आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ आपका बेटे इसमें आपने जब भी किसी भी एमसीक्यू को सॉल्ट आउट करें, उसमें सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छे से रीड आउट करें, उसको सॉल्ट आउट करें। अपने जहन में या ख्याली प्लाव में नहीं करना, आपके पास रफ़ पेपर पेंसिल मौजूद है, आप उसके ऊपर उसको सॉल्ट आउट करें और करने के बाद जो है वो आप अपना एमसीक्यू सॉल्व करें।
और देन लास्ट चीज़ जो है आपने उसको जस्टिफाई भी करना है कि अगर मैंने ए ऑप्शन को ठीक किया था तो क्यों किया था, और अगर मैंने बी सी डी को गलत किया है तो क्यों किया है। ये आपकी एक लॉजिक आपके माइंड के अंदर मौजूद होनी चाहिए। सेकंड चीज़ जो हम बात करते हैं वो है आपकी शॉर्ट क्वेश्चंस की। बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कभी भी, बच्चा समझता है कि अगर मैं 2 नंबर का सवाल 2 लाइन्स की 3 लाइन्स की डेफिनेशन ऐड कर दी है तो इट्स इनफ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो, अगर आपको बेस्ट पेपर अपना अटेम्प्ट करना है तो आपको जब भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपने उसके साथ जो है उसकी कोई एग्जाम्पल रेलिवेंट, उसका कोई फॉर्मूला, उसके अंदर अगर डेरिवेशन है डेरिवेशन ऐड करें, यूनिट है उसका कोई वो ऐड करें, जो भी उससे रेलिवेंट चीज़ है वो आप उसके अंदर मस्ट ऐड करें, फिर आप अपने बेस्ट पेपर की अटेम्प्टेशन की तरफ जाते हैं। और वही चीज़ है जो आपको आपके फुल मार्क्स जो हैं वो दिलवाती हैं आपके एग्जामिनर से, और यही आपकी उसके साथ 2 वे कम्युनिकेशन हो रही होती है। थर्ड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेटे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जब आपने अटेम्प्ट करना है ना बेटे, तो हमेशा एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड। आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है और एंड अपने क्वेश्चन को कहाँ से करना है। बच्चे शुरू तो आंसर कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमने उसका सीक्वेंस क्या लेके जाना है। बच्चे बार बार उसमें एक ही कॉन्सेप्ट को रेपिटेट कर रहे होते हैं। आपने जब उसको स्टार्टअप लेना है तो आपने सबसे पहली चीज़ उसको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। जैसे भी करना है आपके माइंड में उसका एक ड्राफ्ट मौजूद होना चाहिए कि मैंने यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करना है, ये उसका मैंने मिडल रखना है। अगर मैंने उसके अंदर कोई डेरिवेशन ऐड करनी है, कोई एग्जाम्पल ऐड करनी है, कोई डायाग्राम बनानी है, ये मैंने कहाँ पे कोड करनी है, एंड मैंने इसकी एंडिंग पे किस तरफ से जाना है। तो ये आपकी बेसिकली अटेम्प्टेशन है जिसमें आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को, अपने एमसीक्यूज़ को एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बेटे। नेक्स्ट चीज़, अगर बेटे हम इम्प्रेशन की बात करते हैं, इम्प्रेशन क्या है। इम्प्रेशन वो चीज़ है आपके पेपर का कितनी क्लैरिटी के साथ आपने चीज़ों को लिखा है, कितनी क्लैरिटी के साथ, कितना अच्छा आपने पेन यूज़ किया है, कितनी अच्छी आपने स्टेशनरी यूज़ की है अपने पेपर के अंदर। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। आपका जो लेटर का साइज़ है, लेटर की स्पेस है, लेटर का फॉन्ट है, स्टाइल है, बेसिक चीज़ उसका स्टाइल एंड साइज़, वो आप थ्रू आउट अपने पेपर में, जहाँ से आप पेपर अपना शुरू कर रहे हैं और जहाँ पर अपने पेपर को एंड कर रहे हैं, वो आप अपना सेम रखें, उसकी स्पेसिंग सेम रखें, और उसके साथ साथ जो है उसके वर्ड्स की क्लैरिटी अपनी क्लियर रखें। इसके साथ बेटे अगर हम बात करते हैं उसकी थिकनेस पे, उसकी थिकनेस क्लियर होनी चाहिए, उसकी ब्राइटनेस होनी चाहिए उसके अंदर। तो आपकी जो है सबसे पहले आपकी थिक एंड ब्राइट, आप क्वालिटी इंक यूज़ करेंगे, आप वो चीज़ यूज़ करें जो आपके पेपर को, समटाइम बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बच्चा बहुत अच्छा, लेकिन अगर आपके पास मार्कर ही वो है जो ख़राब हुआ है, आप अपनी राइटिंग किस तरह से शो करवा लेंगे वहाँ पे। ठीक है, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़, समटाइम बच्चों की राइटिंग अच्छी होती है, बच्चे पेन बड़ी डल इंक की यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो आप लोगों ने जो है वो उसका ख्याल करना है। हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप किस तरह से तमाम चीज़ें यूज़ करें। सबसे पहली चीज़ है बेटे, आप पार्कर, पैलेकिन या फिर डक्स की जो है वो आप यूज़ करें। पेन या मार्कर जो है अपना यूज़ करें, उसकी इंक जो है वो पैलेकिन की यूज़ करें, और उसका जो मार्कर है वो आप फ्रेश इंक के साथ यूज़ करेंगे। वो तमाम चीज़ें हैं जिससे आपके पेपर का इम्प्रेशन बेहतर होता है। इम्प्रेशन के साथ साथ आपकी जो है प्रेजेंटेशन बेहतर होती है। क्लियर है? हाँ जी बॉयज़, क्लियर हो रहा है सबको? अच्छा, अगर हम पॉसिबल क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटे, पॉसिबल क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो आपको किस तरह के मोस्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में। आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डेरिवेशंस पूछी जा सकती हैं आप लोगों से डायग्राम्स पूछी जा सकती हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपैरिजन, रेफरेंस, कोटेशंस टाइप आप लोगों से क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना पेपर में, या चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चंस हो जाएं। तो ये तमाम पेपर्स को अब हमने इनको अटेम्प्ट किस तरह से करना है। सबसे पहली चीज़,
आपने जो है वो अगर डेफिनेशन टाइप आपको कोई क्वेश्चन आता है, बेटे ये हम बात कर रहे हैं आपकी प्रेजेंटेशन की, अगर आपको कोई डेफिनेशन टाइप कोई क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने शो हो रहा होगा, आप लोगों ने अपनी डेफिनेशन को हमेशा सेंट्रलाइज फॉर्म में लिखें, उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर करें। इसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर करके उसकी डेफिनेशन ऐड करने के बाद, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोई यूनिट है आपका, कोई आपका डेरिवेशन है, कोई फॉर्मूला है, वो आपने मस्ट ऐड करना है अपनी डेफिनेशन के साथ। क्लियर हो गया बच्चे? नेक्स्ट चीज़ जो है, अगर आपको ये उसकी एक एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों को क्लैरिफाई हो रही हो, ये एक उसकी एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे पहली चीज़ आप डेफिनेशन वहाँ पे लिखेंगे, फिर उसके बाद आप उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन करेंगे और उसकी एग्जाम्पल देंगे, फिर आप जो है ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन पूरा हुआ है। ना कि वो क्वेश्चन जो सिर्फ आपने 2 लाइंस पे जो है वो सिर्फ डेफिनेशन दे देनी है, उसकी बेस पे आप अगर इस तरह से अपना शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तब आपके पूरे फुल 2 मार्क्स या बेस्ट पेपर कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं डायाग्राम्स की, तो अगर आपको डायाग्राम पेपर में बनानी है या डायाग्राम आती है, सबसे पहली चीज़ कि वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। वो पेपर के ना तो जो है वो बॉटम में आप कभी भी डायाग्राम को अपनी को ना बनाएं, या अपने टॉप पर उसको पेज के करें या फिर मिडल में करें, लेकिन उसको कोशिश करें कि आपके बॉटम में आपकी डायाग्राम ना जाए, प्रॉपरली लेबल्ड हो, प्रॉपरली प्लेस्ड हो आपकी डायाग्राम। जैसे कि अभी मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये देखें कि अमीबा की जो है वो डायाग्राम बनी हुई है। बेटे आपने जब भी डायाग्राम बनानी है अपने पेपर के अंदर, उसको प्रॉपर आपने बॉक्सिंग करना है, बॉक्स करें उसको प्रॉपर, उसी के अंदर आपका टाइटल जाना चाहिए और उसी के अंदर आपके पार्ट्स के नेम्स होने चाहिए उसके पिक्चर्स के। उस तरह से क्या होगा कि एक तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में अच्छी रहेगी, इम्प्रेशन उसका बेहतर जाएगा, और तीसरी चीज़ वो एक रफ स्केचिंग नहीं देगी आपके पेपर को। वो जब आप प्रॉपर उसको बॉक्स कर देंगे तो उसके साथ उसकी पिक्चर क्लियर रहेगी। और ट्राई यही करनी है कि बॉटम पे आपकी पिक्चर ना जाए, पेपर पे हमेशा आपके यहाँ वो सेंट्रलाइज रहे या फिर टॉप पे रहे। उसके बाद बेटे आ जाती हैं आपकी डेरिवेशंस एंड प्रूफ्स। जब भी आप इसको स्टार्ट करते हैं प्रॉपर स्टार्ट करें, इसका कोई भी स्टेप इसका मिस ना करें आप लोग, और रेलिवेंट डायग्राम बनाएं इससे। जैसे कि अगर ये हम एग्जांपल बात करते हैं तो डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की है, ये आपने प्रॉपर उसका स्टार्टअप लेना है, सारे स्टेप्स आपने ऐड करने हैं। अगर उसके अंदर कोई डायाग्राम बनने वाली है वो आपने प्रॉपर उसकी डायाग्राम उसमें फॉर्मुलेट करनी है और उसके बाद आपने डेरिवेशन का एंड करना है। इसके बाद बेटे अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल में भी आपने डिफरेंट स्टेप्स को जो है 6 स्टेप्स हैं। जब भी कोई भी न्यूमेरिकल आपने ऐड करना है, आपने 6 स्टेप्स हैं जिनको आपने प्रॉपर फॉलो करना है। सबसे पहला है सॉल्यूशन, गिवन डाटा, टू फाइंड फॉर्मूला, कैलकुलेशंस एंड रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स जब भी आप लिखें उनको भी आप प्रॉपर एक बॉक्स करें उसका, और ये 6 स्टेप्स के अंदर आप हमेशा न्यूमेरिकल जो है वो ऐड करें। जब आप इसके साथ करते हैं तो एक तो इसकी प्रेजेंटेशन बेहतर होती है, इम्प्रेशन बेहतर जाता है, और दूसरा कोई स्टेप मिस नहीं होता है आपका, आपके तमाम स्टेप्स जो हैं वो प्रॉपरली लेबल्ड हो रहे होते हैं। और सबसे मेन चीज़ बेटे कि जब भी आप ये यूज़ करें 605 मार्कर के साथ आप अपनी मेन हेडिंग्स करें एंड 604 नंबर मार्कर के साथ आप अपनी सब हेडिंग्स ऐड करें, ताकि उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो मज़ीद इम्प्रूव होती जाए आपकी। उसके बाद बेटे हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की। जैसे कि अभी हमने पहले बात की कि जब भी आपने अपना लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्टअप करना है तो आपने उसको जो है वो प्रॉपर आपके ड्राफ्ट मौजूद होना चाहिए आपके माइंड में उसका, कि मैंने स्टार्टअप कहाँ से करना है, एंड कहाँ पे करना है। टू द पॉइंट होना चाहिए आपका पेपर, कंसाइज होना चाहिए। मोस्टली बच्चे करते क्या हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, हर पैरा के अंदर, हर दूसरे पैरा के अंदर सेम चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं, और उनका पर्पस क्या होता है कि सिर्फ हमारे पेजेस बढ़ते जाएं और हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाए। लेकिन आप लोगों ने ये रेपिटेशन नहीं करनी है, आप लोगों ने बड़ा कंसाइज फॉर्म में पहले किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन ऐड करें, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन, कोई उसमें डायाग्राम ऐड करनी है वो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करनी है कि आपने बॉक्सिंग किया हो उसको, और उसके बाद उसको जस्टिफाइड करें। ये जैसे आपके सामने एग्जांपल है बेटे रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की, तो आप सबसे पहले जो है अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना पेपर,
लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपने स्टार्ट पे जो है वो अपना डेफिनेशन ऐड करें, एक्सप्लेनेशन ऐड करें, उसके बाद उसमें कोई भी डायाग्राम है, कोई भी यूनिट है, वो तमाम चीज़ें जो है वो उसमें आप प्रॉपर ऐड करेंगे। फिर बेटे बात आती है प्रॉपर्टीज़। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि उसमें प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपने, या फिर यूजेस बताने हैं, या फिर इसके अलावा उसमें आपने उसकी करैक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो ये तमाम चीज़ें, जिस तरह का भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग हमेशा उसे बुलेट्स की फॉर्म में लिखें। बुलेट्स की फॉर्म में अब क्यों लिखना है आपने बेटे, उसकी रीज़न एक है। बुलेट्स हमेशा, जैसे अब कायदे-आज़म के 14 निकात हैं तो वो 14 ही। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, जब एग्ज़ाम रूम में जाके बैठते हैं तो उनको जो है वो चीज़ें अक्सर पॉइंट्स स्ट्रेस की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से आधा पेपर अच्छा भला याद किया हुआ उस टाइम जहन से निकल जाता है, और वही पॉइंट्स वो बाहर आके बोल रहे होते हैं कि ओहो मुझे तो तब तो मुझे याद ही नहीं आया। होता क्या है कि कोई ऐसी चीज़ें, कोई ऐसे पॉइंट्स वो आपके एग्जामिनर को भी पता है उतने ही हैं, लेकिन जब आप लेबल कर देते हैं और उसमें से आप भूल जाते हैं 4 से 5 पॉइंट्स या 2 से 3 पॉइंट्स, तो सबसे पहले नंबर्स कटने के चांसेस आपके वहीं पर हो जाते हैं, क्योंकि आपके भी एग्जामिनर को भी आपके पता है कि 14 निकात 14 ही होने हैं। तो आप लोगों ने अगर उसमें से 10 लिख दिए हैं तो आपकी नंबरिंग पहले ही कट जाएगी। बाकी जो आपकी कटनी है वो तो बात की बात है कि अगर उसमें कोई मिस्टेक निकलती है तो। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि चीज़ों को बुलेट्स फॉर्म में लिखें। जब आप बुलेट्स फॉर्म में लिखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं आप उनको लेबल्ड नहीं करते हैं और वो आपकी नंबर कटिंग से आपको बचा लेती हैं। ठीक हो गया बेटे। नेक्स्ट, ये इसी की एग्जांपल है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। अगर आप करैक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं तो आपने ये तमाम चीज़ें बुलेट्स फॉर्म में ऐड करनी हैं। उसके बाद बेटे आ जाता है कंपैरिजन या डिफ्रेंशिएट। समटाइम आपको यहाँ इस फॉर्म के क्वेश्चंस आते हैं कि आप डिफरेंस करें या फिर कंपैरिजन करें। अगर आप डिफरेंस करते हैं तो आप लोग जो है उसको प्रॉपरली जो है वो अपनी सेंटरलाइज लाइन मार्क करें और उसके अंदर आप बुलेट्स के साथ जो है वो उसका डिफरेंस करें या फिर उसका कंपैरिजन करें, और मेन हेडिंग्स के साथ। वो इसलिए कि ये एक प्रॉपर मेंशनिंग होती है और ये एक प्रॉपर आपकी प्रेजेंटेशन है। और इसके बाद बेटे आपको अगर रेफरेंस कहीं पे कोड करना पड़ता है, रेफरेंस या कोटेशंस आप लोगों ने ऐड करनी है, तो आप लोग उसको भी एज़ इट इज़ डेफिनेशन की तरह करेंगे। जैसे कि आपका इन्वर्टेड कोमास के अंदर सेंटरलाइज उसे लिखेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि मोस्टली बच्चे उसका जो रेफरेंस है या उसका जो उनके ऑथर का नाम है वो उसके साथ ही मेंशन कर रहे होते हैं या बहुत नीचे जाके मेंशन कर रहे होते हैं। आप कोशिश करें कि जैसे उसके नीचे लाइन है, आपने इन्वर्टेड कोमास के बिल्कुल नीचे जो है उसके ऑथर का नाम ऐड करना है, और ऑथर का नाम ऐड करने के बाद जो है वो आपने उसको प्रॉपर मेंशन कर देना है ब्रैकेट्स के अंदर। वो एक्यूरेट भी होना चाहिए और उसके साथ रेलिवेंट भी होना चाहिए। ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल है बेटे, अगर आपको नज़र आ रही हो, आपको ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये कोटेशन ऐड की है और उसके नीचे जो है उनके राइटर का नाम ऐड किया है। अगर ये वाली स्लाइड जो हैं ये हम आपके टीचर्स के साथ भी जो है इनको हार्ड फॉर्म में भी शेयर करेंगे, अगर किसी बच्चे को चाहिए हो तो वो यहाँ पे देख सकते हैं इन चीज़ों को। इसके बाद बेटे अब आपके साथ कुछ जो है प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको। आप इनकी ज़रा देख लें कि इनको किस तरह से आपने अपनी मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, प्रेजेंटेशन आपने किस तरह से करनी है। अगर आप हम उर्दू के पेपर की बात करते हैं तो ये तमाम क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि इंशाई तर्ज, सवाल नंबर, नज़म का खुलासा, ये आपकी मेन हेडिंग्स हैं। सब हेडिंग्स आप प्रॉपरली ऐड करेंगे, नज़म का उन्वान, शायर का नाम, इसमें आप ये तमाम चीज़ें, मेन चीज़ें जो हैं सारी की सारी ऐड अप करते जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद बेटे सेकंड चीज़ जो है वो आपकी, जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये हम सिर्फ इंग्लिश के पेपर्स की में नहीं चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे जितनी भी हमने डिस्कस की हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके उर्दू राइटिंग के पेपर्स में भी ऐड अप होंगी। जिस तरह के अगर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है घरेलू सनद के फ़वाइद दरमियान वाले पेज पे, तो यहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे भी फ़वाइद जो अगर लिखे हुए हैं, बेनिफिट्स, वो भी बुलेट्स फॉर्म में उसी फॉर्मेट के थ्रू लिखे हुए हैं। तो आपने जो इम्प्लीमेंटेशन करनी है चीज़ों की, वो आपने जो इंग्लिश के पेपर में फॉलो कर रहे हैं एज़ इट इज़ आपने
अपने उर्दू राइटिंग के पेपर्स में भी उन चीज़ों को फॉलो करना है। आगे इस्लामियात आ जाता है पेपर, इनकी फॉर्मेटिंग है, और मैथ्स। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं बेटे जो आपने अवॉइड करनी है। ये तो वो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं सारी की सारी जो कि आपने फ़ॉलो करनी थी। आपने प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है, आपने इम्प्रेशन किस तरह से पेपर का सेट करना है, और इसके अलावा आपने अपने पेपर को किस तरह से खूबसूरत बनाना है कि वो आपके एग्ज़ामिनर से डिस्कशन हो सके आपकी। थिंग्स टू अवॉइड की अगर हम बात करते हैं बेटे, तो थिंग्स टू अवॉइड में सबसे पहली चीज़ जो है, ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश पेपर। आपकी जो है इंग्लिश पेपर में बेटे, लैंग्वेज के पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी ग्रामर है, उसको आपने स्किप नहीं करना है। मोस्टली बच्चे ग्रामर को फॉलो नहीं करते हैं पेपर में, तो आप लोगों ने जब ग्रामेटिकली ख़ास तौर पे इंग्लिश के पेपर में मिस्टेक्स करते हैं तो वो आपकी जो है वो आपको पेपर को आपकी मार्क्स कटिंग में इजाफा करती हैं। इसके अलावा बेटे सेकेंड चीज़ जो आप लोगों ने फॉलो नहीं करनी है, अ सिंगल वर्ड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एक सिंगल वर्ड जो है वो आपके सेंटेंस को चेंज कर देता है, इसलिए आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपनी डेफिनेशंस के अंदर एग्जैक्ट वर्डिंग यूज़ करें ताकि आप लोगों के मीनिंग्स ना चेंज हों। सम टाइम बच्चे पता क्या क्लेम कर रहे होते हैं कि हमने तो डेफिनेशन लिखी थी, सिर्फ एक ही वर्ड स्किप हुआ था और सर ने 0 नंबर दे दिया। तो बेटे आपकी जो एक वर्ड को स्किप करना या एक वर्ड को चेंज कर देना, वो आपके टोटल मीनिंग को जो है वो चेंज करके रख देता है, जिससे आपका सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। ठीक है। थर्ड चीज़ जो है वो आपका है, डू नॉट स्किप अ सिंगल स्टेप वाइल सॉल्विंग मैथ्स प्रॉब्लम। जब भी आप मैथ्स का पेपर सॉल्ट आउट कर रहे हैं तो उसमें आपने कोई एक स्टेप भी जो है बेटे वो स्किप नहीं करना है, क्योंकि बाद मैथ्स का पेपर ऐसा है जब आप उसमें एक ही करते हैं तो वो आपके सारे क्वेश्चन को जो है वो गलत कर देता है। नेक्स्ट वन है, टेक केयर ऑफ़ द एग्जैक्ट वर्डिंग। आप लोगों ने अपनी एग्जैक्ट वर्डिंग का ख्याल करना है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया ख़ास तौर पे अपनी डेफिनेशंस के अंदर। एंड डोंट लीव द स्पेस एट द राइट एंड लेफ़्ट साइड ऑफ द पेज। अच्छा, सम टाइम बच्चे क्या करते हैं बेटे, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करूँ कि आप लोगों ने जब भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं, बच्चे मोस्टली शीट्स पे स्केल पकड़ते हैं, यहाँ से आधा पेज को इधर से कवर कर देते हैं, आधे पेज को इधर से। तो बोर्ड में आपके पास इतनी शीट्स अवेलेबल नहीं होती हैं। आप लोगों ने सिर्फ जो लाइनिंग करनी है, मार्जिन लाइन ख़ास तौर पे, वो सिर्फ आपने जो भी इंग्लिश का पेपर राइट कर रहे हैं उसमें लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और जो उर्दू का पेपर लिख रहे हैं उसमें आपने राइट साइड पे मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। मोस्टली बच्चे करते क्या हैं, एक तो तरीका ये होता है बच्चों का शीट को जो है वो ज़्यादा चलाने का, और दूसरी चीज़ जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि पेपर को सेंटर में लिखना शुरू कर देते हैं। उधर से भी आधा पेज छोड़ देते हैं, उधर से भी आधा पेज छोड़ देते हैं। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल काम नहीं करना है। सेंटर नहीं, स्पेसिस नहीं छोड़नी है, ना राइट साइड पे ना लेफ़्ट साइड पे मार्जिन लाइन के अलावा। यूज़ ऑफ रिमूवर विल लीव द बैड इम्प्रेशन। आप लोगों ने बेटे इंक रिमूवर यूज़ नहीं करना, ये हमेशा आपके एग्जामिनर पर एक बैड इम्प्रेशन आपका डालता है जब आप इंक रेज़र यूज़ कर रहे होते हैं पेपर में। डोंट रिपीट द सेम सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स, और रेपिटिशन ना करें। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि मोस्टली बच्चे करते क्या हैं कि बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहे होते हैं, या कॉन्सेप्ट को एक को बार बार रिपीट कर रहे होते हैं डिफरेंट वर्ड्स में। सम टाइम वो एक ही वर्ड को जो है वो बार बार रेपिटेड, मतलब जहाँ से लफ्ज़ शुरू कर रहे हैं, आलाबादी की अगर बात हुई तो उन्होंने वही लफ्ज़ हर लाइन के शुरू में डाला होता है, तो आप लोगों ने उसको रेपिटेट नहीं करना है। डायाग्राम शुड बी प्रॉपर, नीट एंड एक्यूरेट। मोस्टली बच्चे डायग्राम बनाते तो हैं लेकिन उसको प्रॉपरली उसकी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे होते, उसको नीट नहीं कर रहे होते, वो बजाय आपके पेपर को अच्छा दिखाने के और बुरा दिखा रही होती है। तो आप लोगों ने उसको नीट, क्लीन और एक्यूरेट करना है। इसके अलावा बेटे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स कुड लीड टू लॉस ऑफ मार्क्स। आपके जो है वो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा जो आपके मार्क्स गंवाने का होता है वो आपके स्पेलिंग और ग्रामर के थ्रू होता है। जब बच्चा मोस्टली सारा कुछ याद किया होता है, लेकिन जब लिखने बैठते हैं बच्चे, चूँकि प्रैक्टिस नहीं होती है उनकी राइटिंग की, उन्होंने स्पेलिंग्स याद नहीं किए होते, तो स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से उनका सारा जो है वो पेपर गलत कर दिया जाता है या मार्क्स नहीं आते हैं। ठीक हो गया बेटे। इसके अलावा बेटे अगर हम बात करते हैं आपकी कि
आप लोग, ये थी आपकी पेपर प्रेजेंटेशन, आपने किस तरह से करनी है, इम्प्रेशन आपने कैसे बनाना है, और कुछ चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी हैं। लेकिन इसके अलावा बेटे, अगर हम जब प्रिपरेशंस की बात करते हैं, सम टाइम बच्चे करते क्या हैं, बच्चे कहते हैं कि हम चीज़ों को याद करते, पूरा साल हो गया हम चीज़ों को याद करें, लेकिन अभी भी जब भी रिवाइज़ करते हैं, जब भी उनका दोबारा से रिवाइज टेस्ट लिया जा रहा होता है बच्चों का, तो बच्चे जो है उसमें फुल मार्क्स फिर भी गेन नहीं कर पा रहे होते। एक्चुअल प्रॉब्लम बेटे ये होता है कि हम चीज़ों का सीक्वेंस नहीं बना रहे होते, चीज़ों का सीक्वेंस हम इस तरह से नहीं कर रहे होते कि बच्चे को पता ही नहीं होता। बच्चा साल के शुरू में जो फिज़िक्स की बुक का अगर एक चैप्टर का टॉपिक याद किया है, तो बच्चा वही एक रख के जो है, जब बुक खोली है जो चीज़ें आती हैं उनको ही रिपीट करता जा रहा होता है, बार बार उनको ही रिपीट करता जा रहा होता है। लेकिन वो चीज़ें जो बच्चे को टफ़ टाइम दे रही होती हैं या जो बच्चे को मुश्किल लग रही होती हैं, असल में वो हर दफ़ा हर बार उनको जो है वो स्किप कर रहा होता है। तो उसके लिए बेटे आपने थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी है अपनी प्रिपरेशंस के हवाले से, ताकि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, अगर आप अपने पेपर की रिवीजन कर रहे हैं बुक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग हो। एक बेटे आप सबसे पहले कैसे आप गेज करेंगे अपनी प्रिपरेशंस को, आप चैप्टर वाइज जो है अपनी बुक पर, और ये प्रैक्टिस सारे बच्चों ने करनी है, ये प्रैक्टिस आपने हर बच्चे ने अपनी हर बुक के अकॉर्डिंग करनी है कि चैप्टर वाइज आप लिखें, अपने चैप्टर का नाम लिखें, एक बुक लें, उसके यूनिट का नाम लिखें, उसमें देखें कि मुझे मेरे फुली प्रिपेयर्ड पोर्शन मेरा उसके अंदर कितना है, वो मुझे कितना ऐसा उस चैप्टर का हिस्सा है जो मुझे आता है। हो सकता है वो 80% आपको आता हो, उसका पार्टली प्रिपेयर्ड लिखें, कितना परसेंट मेरा पोर्शन ऐसा है जो मुझे थोड़ा आता है, अगर मैं उसको एक दो बार रिवाइज़ करूँगा, एक दो बार रिपीट करूँगा, तो वो मेरा क्लियर हो जाएगा। और एक पोर्शन आपका वो होता है आपके चैप्टर का जो बिल्कुल आपका अनप्रिपेयर्ड होता है। तो जब आप ये वाली अपनी हर चैप्टर वाइज कर लेंगे, टफ़ चैप्टर की या ख़ास तौर पे साइंसी सब्जेक्ट्स की, तो उससे क्या होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप जब भी उसकी प्रिपरेशन करें, जब भी आप टेस्ट के लिए प्रिपेयर करें उसको, तो उसका जो है सबसे पहले वो पोर्शन करें जो आपका अनप्रिपेयर्ड है। यही मैंने बात जैसे पहले बोली कि बच्चा हमेशा करता क्या है, बच्चा अपना फुली प्रिपेयर्ड जो है हर बार उसको रेपिटेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बच्चा जितने पोर्शन पे रह जाता है वो साल के एंड तक वही पोर्शन उसका स्किप रहता है। तो आपने करना क्या है बेटे कि जो आपका अनप्रिपेयर्ड है, और प्रिपरेशन में एक फार्मूला हमेशा याद रखें कि आप लोग डिफ़िकल्ट टू ईजी चलें। पेपर्स में हम लोग कहते हैं बच्चों से, बेटे जो सबसे पहले चीज़ आती है वो अटेम्प्ट करें जाके, लेकिन जो चीज़ जब भी आप कभी प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपनी बुक्स पे, तो हमेशा वो वाली चीज़ रखें जो आपको डिफ़िकल्ट टाइम दे रही है। डिफ़िकल्ट टू इजी चलें, डिफ़िकल्ट से मीडियम, मीडियम से इजी, क्योंकि अगर आपका इजी पोर्शन प्रिपरेशंस में रह जाता है ना तो उसकी तो खैर है, लेकिन अगर आपका डिफ़िकल्ट पोर्शन प्रिपरेशंस में रह जाता है तो वो आपको पेपर में सर्वाइव नहीं करवा पाएगा फिर। तो हमेशा आप डिफ़िकल्ट टू इजी चलें, अपना पोर्शन वो वाला चूज़ करें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को बेटे मेरी तमाम बातें समझ आई होंगी और आ रही होंगी। तो इसके अलावा जो है वो हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो अपना इस टाइम को, जो अभी आपके पास बेटे टाइम है, आप उसको यूटिलाइज़ कर कैसे सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को मेरा ख्याल 2 to 3 मंथ्स रह गए हैं पेपर्स में। तो अगर आपका इतना टाइम है पेपर्स में, इस टाइम को आपने यूटिलाइज़ करना कैसे है। सबसे पहली चीज़ बेटे कि मेक अ रूटीन, एक अपनी रूटीन सेट करें। अक्सर हम लोग बच्चे से पूछते भी हैं कि बेटे आप अपनी रूटीन में क्या करते हो, आपको कितना सबक ये, लेकिन ज़्यादातर हम पूछते हैं मैट्रिक के स्टूडेंट्स से, क्योंकि उनको अपनी रूटीन बनाने में मुश्किल आ रही होती है। लेकिन माशाल्लाह चूँकि आप लोग मैच्योर्ड बच्चे हैं, मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि बेटे हाँ जी बताएं आपको सुबह में सबक अच्छा याद होता है या शाम में अच्छा सबक याद कर लेते हो, क्योंकि कुछ बच्चों की रूटीन होती है कि वो आफ्टर नमाज फजर जो है वो बड़ा अच्छा सबक याद हो जाता है। कुछ बच्चे जो है वो नाइट में जब सब सो जाते हैं तब बड़ा अच्छा प्रिपेयर करते हैं लेसन को बैठ के। तो इसलिए आप लोग जो है रूटीन क्या बनानी है आप लोगों ने, आप लोग बेटे अपनी रूटीन इस तरह से सेट करें कि आप लोगों को पता हो कि ये मेरे स्टडीज़ को एटलीस्ट आपने 3 to 4 आवर्स जो हैं वो आप लोगों ने देने हैं डेली बेसिस पे। इस टाइम अगर आपने डेली बेसिस पे 3 to 4 आवर्स भी दे रहे हैं अपनी स्टडीज़ को, तो मेरा ख्याल है कि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो है वो एक प्रॉपर तैयारी कर लेंगे। प्रायोरिटाइज़ योर वर्क।
अपने वर्क को प्रायोरिटी दें। सबसे मेन चीज़ अपने वर्क को प्रायोरिटी दें कि मतलब मेरे लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपके लिए इस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आप लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ आपकी FSC, आप लोग अगर इसको क्लियर कर लेते हैं तो बेटे इंशाल्लाह आप लोग बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ और बेहतर प्रोफेशनल फील्ड्स की तरफ जो है वो मूव करेंगे। और इसके अलावा अगर बेटे चूज़ ऑप्टिमम स्टडी मेथड एंड एवेलुएट योर प्रोसेस रेगुलरली। बेटे हम लोग रूटीन्स सेट तो कर लेते हैं, सारे बच्चे जो है वो अपनी रूटीन्स सेट कर लेते हैं कि आज से मुझे मोटिवेशन मिली है जी, आज से मैंने जो है वो 3 घंटे पढ़ना शुरू कर देना है, 4 घंटे से पढ़ना शुरू कर देना है। लेकिन वो मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन ही चला पाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो अपनी पुरानी रूटीन पे चले जाते हैं। तो आप लोगों ने बेटे अपनी एक प्रॉपर जो है वो रूटीन जो बना ली है, सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं होता, उसको प्रॉपर फॉलो करना और उसको प्रॉपर फॉलो करने के बाद अपनी रूटीन का एक हिस्सा बनाना। आप लोगों ने अगर प्लान सेट किया है कि मैंने रोज़ के 3 to 5 आवर्स जो है वो मैं अपनी स्टडीज़ को दे रहा हूँ, तो आपने अपनी उसी तरह से जो है वो प्रिपरेशंस करनी है। तो हमने, मेरा ख्याल है कि हमने आज जितनी भी बातें डिस्कस की हैं वो तमाम की तमाम बच्चों को समझ आई होंगी। इसके अलावा मैं जो है अभी सर उमर हैं यहाँ पे जी, सर उमर को बुलाना चाहूँगी, हमारे किप्स के हेड हैं, कैंपस हेड साहब, तो वो आपसे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो जल्दी से कंप्लीट हो सके।